इवन इफ आप बियर्ड ट्रांसप्लांट में होने वाले पेन के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो ये 4 पेन से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर जानने के बाद आप 99% लोगों से एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे बियर्ड को वापस लाने में, जो आप हमेशा से इमेजिन करते आए हो। लुक एट दिस। 1 साल पहले ये कुछ ऐसे दिखते थे जहाँ पर उनकी जो बियर्ड थी वो काफ़ी पैची थी और जिसकी वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी कम हो गया था। और फिर उनके भी यही क्वेश्चन थे कि भाई कितना पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा या नहीं होगा। तो उनकी प्रोसीजर होने के बाद आप देख सकते हो कि उनके लुक के अंदर कितना डिफरेंस आया है, कितना ड्रास्टिकली उनका जो लुक है वो चेंज हो गया। आप बियर्ड की डेंसिटी देखोगे, नेचुरलनेस देखोगे, काफ़ी अच्छा हो गया है। और ये बाकी एंगल्स है जो आप कंपेयर कर सकते हो कि उनका जो राइट साइड का लुक है वो कितना इम्प्रूव हुआ है और उनका जो लेफ्ट साइड का लुक है वो कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। और मैं वही 4 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताने वाला हूँ जो मैंने इनको भी बताए थे जब वो मुझे मिलने आए थे, ताकि आप एक डिसीजन लेने में आपकी हेल्प हो सके। और ये एक ही नहीं, इसके सिवा भी मैं आपको एक और पेशेंट है जिनकी जो रिजल्ट्स है वो मैं दिखाता हूँ। 9 महीने पहले इनकी भी आप देख सकते हो कि पैचीनेस काफ़ी थी, बियर्ड हल्की सी दिख रही थी और जिसकी वजह से जब भी वो खुद को मॉर्निंग में मिरर में देखते थे तब बड़ा सा लो फील करते थे, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी टूट जाता था। और वही चीज़ आप देख सकते हो कि 9 महीने के बाद कितना उनका जो लुक है उसमें डिफरेंस आ गया है। यहाँ पर मैं आपको दोनों फ़ोटो जो है वो ऊपर नीचे दिखाता हूँ ताकि आप वो फ़ोटो को अच्छे से अप्रिशिएट कर सकें और रिज़ल्ट को अप्रिशिएट कर सकें कि कितना ड्रास्टिक जो है वो चेंज आया है। ये उनके बाकी के एंगल है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। 9 महीने के बाद की ये फ़ोटोग्राफ है और यहाँ पर आप देख सकते हो उनका जो लुक है वो कितना चेंज हुआ है, कितना नेचुरल दिख रहा है बियर्ड, और क्या उनको कितना पेन हुआ था और क्या क्या हुआ था उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आइए वो 4 पेन के रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं, जो सुन के आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और एक अच्छा सा आप डिसीजन ले पाओगे। हाय, myself Dr. Vivek Galani, Chief Hair Transplant Surgeon, RQC Hair Transplant Clinic, Surat, India. After treating thousands of patients and implanting more than millions, लाखों हेयर को इम्प्लांट करने के बाद मैं आज आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जो है कि क्या बियर्ड ट्रांसप्लांट के दौरान या फिर बियर्ड ट्रांसप्लांट होने के बाद आपको पेन हो सकता है, अगर हो सकता है तो कितना हो सकता है। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि कितना पेन होगा आपको बियर्ड ट्रांसप्लांट में, कितना पेन हो सकता है। अब देखिए, बियर्ड ट्रांसप्लांट है ना, वो हल्की सी थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस होती है, 6 से 7 घंटे का टाइम लगता है, जिसमें आपके सिर के पीछे के हिस्से से बालों को लेके आगे के हिस्से में लगाया जाता है, जहाँ पर आपको फेस में बियर्ड की ज़रूरत होती है। अब ये जो प्रोसेस होती है उस टाइम पे आपकी जो स्किन होती है उसको नम कर दिया जाता है, उसको सुन्न कर दिया जाता है। यानी कि आप देख सकते हो, आप सुन सकते हो, आप बोल भी सकते हो, आप चाहो तो ब्रेक लेके वॉशरूम भी जा सकते हो, खाना भी खा सकते हो, लेकिन आपकी यहाँ पर की जो स्किन है वो नम होगी, ऊपर की जो पीछे की जो स्किन है वो नम होगी, आपको वहाँ पर पेन नहीं होता है। अब जो इसको नम करने की प्रोसेस होती है उसको लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं, जो आपको इंजेक्ट किया जाता है। और जब ये लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया जाता है तब 3 से 5 मिनट शायद आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है। अब ये डिस्कम्फर्ट को हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि भगवान ने हर एक को अलग अलग शरीर दिया है। किसी को ज़्यादा पेन होता है, किसी को कम पेन होता है, किसी को हम कितना भी इंजेक्शन देंगे वो उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं आती है। कोई ऐसा होता है कि जो बोलता है कि सर पेन हो रहा है, कोई ऐसा होता है कि जो जैसे नीडल देखता है या सुई देखता है उनके पसीने छूट जाते हैं। तो आप कैसे हो वो तो आप जब वो प्रोसीजर में से निकलोगे तभी आपको पता चलेगा। चाहे आप कैसे भी हो, यहाँ पर मैं एक ही क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि जब आप अपने आप को एवरीडे मॉर्निंग विदाउट बियर जब मिरर में देखते हो तब वहाँ पर जो फीलिंग आती है, या फिर आप जब ऑफिस में जाते हो और आप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो, आप मैनेजर के रोल में हो या फिर आप
सुपरवाइज़र के रोल में, आपके नीचे काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, क्या वहाँ पर आपको ऐसा फीलिंग आती है कि भाई पोजीशन तो मेरी बहुत बड़ी है बट मेरी एज जो है वो ऐसी कम दिखती है तो लोग मुझे थोड़ा सा इमेच्योर नहीं मानेंगे? अगर ये सब, ऐसे तो मैं आपको पूरे दिन एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन क्या यहाँ पर जो पेन आपको डे टू डे लाइफ में होता है और उसके सामने यहाँ पर जो पेन होने वाला है, क्या उन दोनों में कोई फ़र्क है? आप खुद सोच के बताइए कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है। बाय द वे, आपको ये वीडियो में कहीं पे भी ऐसी फीलिंग आए कि जहाँ पर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके मुझे आप बताइए कि आपका क्या मानना है इन चीज़ों के बारे में। अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर, जहाँ पर मैंने बताया कि 3 से 5 मिनट का टाइम लगता है वो लोकल एनेस्थीसिया देने में, जहाँ पर आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो क्या ये जो डिस्कम्फर्ट है उसको कम करने की कोई टेक्निक आती है क्या? उसकी कोई टेक्नोलॉजी आती है कि भाई वो 3 से 5 मिनट भी पेन ना हो या उससे भी कम पेन हो? तो यहाँ पर देखो कुछ डिवाइसेस आती है, जैसे कि कुछ वाइब्रेशन डिवाइसेस आती है, कुछ कूलिंग डिवाइसेस आती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी स्किन थोड़ी सी ठंडी लगती है तो आपको पेन कम होता है। वाइब्रेशन की टेक्निक से भी आपको जो पेन है वो कम होता है। लेकिन यहाँ पर मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो समझता हूँ वो माइंड की टेक्निक है, क्योंकि पेन होता है ना वो यहाँ पर हमारे माइंड से हम थोड़ा बहुत उसको कंट्रोल कर सकते हैं, पूरा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम जितना वो डरेंगे ना, अंदर सोचेंगे ना कि पेन होगा पेन होगा पेन होगा, तो हमको बहुत पेन होता है। ऐसा शायद आपके साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं हुआ हो कि जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा ही हो जाता है। तो क्यों ना आप जब भी हेयर ट्रांसप्लांट या बियर ट्रांसप्लांट का प्लानिंग कर रहे हो, आप पॉजिटिव रहे कि भाई जो भी होगा हम देख लेंगे, हमारे साथ ऊपर वाला है, डॉक्टर है, टीम है, सारे लोग आपके लिए ही है। तो आप थोड़ा सा वहाँ पर अपने माइंड को पॉजिटिव रख सकते हो, आप थोड़ा सा माइंड को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, ताकि वो प्रॉब्लम इतनी छोटी लगे कि आपको उससे डर ही ना लगे। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कि क्या बियर ट्रांसप्लांट, चलो बियर ट्रांसप्लांट हो गया, कुछ पेन नहीं हो, लेकिन क्या बियर ट्रांसप्लांट के बाद पेन हो सकता है क्या? सर्जरी के बाद फिर पेन हुआ तो हमें काफ़ी बार ये फियर रहता है। तो देखो, सर्जरी के बाद आपको क्या है ना, कुछ मेडिकेशंस दिए जाते हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स होता है, पेन किलर्स होता है, कुछ ऑइंटमेंट्स होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी हीलिंग फास्ट हो जाती है, रिकवरी फटाफट होना शुरू हो जाती है। और पेन किलर होता है तो उसकी वजह से वहाँ पर पेन भी मिनिमाइज हो जाता है, इतना कोई बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही डिफ़िकल्टी आती है पेशेंट को, क्या होता है कि हमने यहाँ पर बियर ट्रांसप्लांट किया होता है ना, उसकी वजह से उनका जो वो च्यू करने का एबिलिटी होता है, यानी कि खाने का एबिलिटी होता है, चबाने का एबिलिटी होता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, क्योंकि हमने उसको सुन कर रखा है। जैसे कभी कभी आप कोई डेंटल ट्रीटमेंट करवाते हो तो कैसे आप खा नहीं पाते हो, उसी तरह यहाँ पर भी वो चीज़ होती है। फिर वो धीरे धीरे जैसे ही उसका 24 घंटे में उसका असर चला जाता है, तो उसके बाद फिर से आप अपना जो रेगुलर अपना रूटीन खाने का है वो कर सकते हो। तब तक आप चाहो तो कुछ लिक्विड डाइट पे भी रह सकते हो। अब हम आ जाते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, कि बियर ट्रांसप्लांट के बाद सब नॉर्मल कब तक होगा, हम कब अपने नॉर्मल रूटीन में जा पाएंगे, हम अपने ऑफिस पे जा पाएंगे या अपने काम पे जा पाएंगे। वैसे आप यहाँ तक अगर ये वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा बोनस टिप देना चाहता हूँ, और जो आपको ये सिलेक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा कि पूरे भारत देश में बेस्ट बियर्ड ट्रांसप्लांट का क्लिनिक कौन सा है, वो चूज़ करने के लिए। अगर आप अपना बियर्ड ट्रांसप्लांट करवाने का सोच रहे हो तो ये 4 चीज़ों को आपको चेक करना है, और उसी के बाद ही आपको वहाँ पर बियर्ड ट्रांसप्लांट करना है, तभी आपको जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम होता है। तो आप चेकलिस्ट बना लीजिए, अभी लिख लीजिए कि मैं ये 4 चीज़ें चेक करूँगा। अगर वो 4 में हरा है, ग्रीन है, टिक है, तो आप वो क्लिनिक में बियर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। अगर नहीं है तो आपको बिल्कुल वहाँ पर बियर ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरा क्लिनिक ढूंढ सकते हो। सबसे पहली चीज़, आपको डॉक्टर का क्वालिफिकेशन चेक करना है, यानी कि जो डॉक्टर आपकी सर्जरी करने वाले हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन होने चाहिए। नंबर 2,
आपको वो क्लिनिक का रिव्यू चेक करना है। गूगल में जाके रिव्यू चेक करना आता है ना, आपको जो क्लिनिक अपने सिटी का हो, बाहर का हो, अंदर का हो, तुर्की का हो या यूएसए का हो, सब के रिव्यू चेक करिए। रिव्यू से आपको अंदाजा आएगा कि वहाँ के जो पेशेंट है वो क्लिनिक के बारे में क्या सोचते हैं, डॉक्टर के बारे में क्या सोचते हैं, रिजल्ट के बारे में क्या सोचते हैं और बाकी के टीम मेंबर्स के बारे में क्या सोचते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर पेशेंट की टेस्टिमोनियल्स आपको लेनी है, चेक करनी है। जहाँ पर आपको पेशेंट कभी कभी रिव्यू सब बोलते वो हो जाता है, मैनिपुलेट हो जाता है। रिव्यू तो फेक भी डाल सकते हैं आप गूगल के ऊपर, है ना, लेकिन किसी से के मुंह से आप गलत नहीं बुलवा सकते। तो वो टेस्टिमोनी है ना, वो आपका तीसरा कंफर्मेशन है, चेकलिस्ट है कि भाई नहीं ये क्लिनिक सही है या यहाँ के जो डॉक्टर है या स्टाफ है वो अच्छे हैं। चौथी चीज़ आपको जो चेक करनी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं और जिसको सबसे कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो है डॉक्टर के साथ की जाने वाली कंसल्टेशन। अगर आप बियर ट्रांसप्लांट जैसी बड़ी सर्जरी कराने का सोच रहे हो और आप ऐसा ढूंढ रहे हो कि भाई मुझे फ्री में कंसल्टेशन मिल जाए या फिर मुझे डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना है, मुझे सीधा सर्जरी करना है, तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि यही एक लिंक है आपका वो लुक अचीव करने में और आप अभी करंटली जहाँ पर हो वो चीज़ को पास लाने में, कि वो डॉक्टर ही वो चीज़ है, वो इंसान है जो आपकी समस्या को समझ सकता है और आपको बता सकता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती। तो अगर आप, कई बार हमें लोग बोलते हैं कि सर आप क्यों चार्ज लेते हो, आप फ्री असेसमेंट क्यों नहीं देते हो। तो देखो, अगर आपको पूरी दुनिया में कहीं पे भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर है या कोई भी सर्जन डॉक्टर है, वो अगर आपको फ्री में दे रहा है ना कंसल्टेशन, तो आप डेफिनेटली उनसे ले सकते हो। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, तब तक जो सर्जन डॉक्टर्स होते हैं उनका जो टाइम है ना वो बहुत ही बिजी रहता है, तो वो जनरली वो खुद फ्री नहीं देते। उनके जो फ्री असेसमेंट या फ्री कंसल्टेशंस आपको मिलते हैं, वो फ्री कंसल्टेशन शायद कोई और कर रहा होगा। तो आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप जिससे सर्जरी करवाने वाले हो उसके साथ आपकी बात हो, उसके साथ आप कंसल्ट करें। तो अगर आपके आसपास ऐसे कोई डॉक्टर नहीं है या फिर आपको नहीं मिल रहा है कोई और आप मुझसे बात करना चाहते हो, देयर इज़ नो नीड टू वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू। सो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए और फटाफट मुझसे आप मिल सकते हो। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगा। तो अब हम बात करते हैं कि बियर ट्रांसप्लांट के बाद सब नॉर्मल कब तक होता है। तो बियर ट्रांसप्लांट के बाद कब तक सब नॉर्मल होता है? सबसे पहले देखो 48 to 72 आवर्स लगते हैं आपको ऐसे अच्छा फील करने में, और तब तक आपको थोड़ी सी केयर भी करनी होती है। तो बेस्ट है कि आप आराम करें, घर पे रहे या होटल में रहे। और 72 आवर्स के बाद धीरे धीरे आपकी जो रिकवरी वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और 8वें दिन पे हम हेयर वॉश करते हैं। हेयर वॉश के बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो भी काला काला चिपका हुआ है वो सब निकल जाता है। तो ऑलमोस्ट 1 से 2 वीक में किसी को कुछ नहीं, फिर पता लगना बंद हो जाता है कि आपने बियर ट्रांसप्लांट या कोई ट्रीटमेंट करवाया हुआ है। तो 1 से 2 हफ्ते का टाइम आइडियल रहता है कि जब लोगों को समझ में आना बंद हो जाता है। बट आप 72 आवर्स के बाद अपना काम कर सकते हो। आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो वो कर सकते हो, कंप्यूटर में काम करना है, वो सारी चीज़ें आप अपना रूटीन वर्क 72 आवर्स के बाद करना शुरू कर सकते हो। अगर आप बियर ट्रांसप्लांट की करवाने वाले हो तो आपको बियर ट्रांसप्लांट की कंप्लीट रिजल्ट की जर्नी देखनी ज़रूरी है। उसको देखे बिना आपको बियर ट्रांसप्लांट नहीं करना है, आपको पूरा समझना है। और इसी एक वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, आप पूरी जर्नी अच्छे से देखिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।